लड़की के ऊपर अगर ऐसा फॉल्स एलिगेशन पाया गया तो इसमें कम से कम उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, उत्तर कुमार को बेल मिल चुकी है और अब आगे जो केस में होगा उसको जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह चंदेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि किस आधार पर अगर बेल मिली है, उत्तर कुमार को बेल मिली है और आगे केस में क्या संभावनाएं लगती हैं, क्या होने वाला है। सीधे इनसे जुड़ के चर्चा करते हैं। विशाल जी, ये बताइए, कल बेल मिल गई, उत्तर कुमार 10 दिन की रिमांड पर गए और उसके बाद में बेल मिल गई, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन के जो राइट दिए गए हैं उसको फॉलो किया है और कहीं ना कहीं से दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सारे तर्कों को देखने के बाद और फैक्चुअल डॉक्यूमेंट को देखने के बाद इनको बेल मिली है। तो जब माननीय न्यायालय ने किसी एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट से बेल दिया है तो इससे यह साफ साफ जाहिर हो जाता है कि केस में उतना दम नहीं रहा होगा, क्योंकि जो एलिगेशन लगे थे वो SC/ST एक्ट के भी लगे थे और वो रेप के भी लगे थे। इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो एलिगेशन है इसमें बहुत दम नहीं है, इसीलिए माननीय ट्रायल कोर्ट ने इसमें बेल दिया है। और कल उनके जो प्रशंसक है काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है और माननीय न्यायालय ने सारे पक्षों को सुनने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ये डिसीजन दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेल तो रूल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं उत्तर कुमार? नहीं, इसमें अभी पूरा ट्रायल चलेगा और ट्रायल में दोनों पक्षों के एविडेंस को रखा जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर प्रथम दृष्टया ही ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए होते तो बेल इनको उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेना पड़ता, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है ही नहीं, या जो भी एलिगेशन वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड है, जो माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया देखकर इनको जमानत दे दिया। अभी ये ट्रायल चलेगा, अभी ये लंबा प्रोसीजर है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि रेप के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठेगी और 2 साल का मिनिमम टाइम दिया गया है ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए। लेकिन जब हम देखेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस की, तो ये फास्ट ट्रायल वाली भी केसेस, जो रेप की केसेस होती हैं, ये 7 से 8 साल मिनिमम चलती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अब इसमें लंबा समय लगेगा। दूसरी चीज कि इनको यह सिद्ध करना होगा कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी क्या बेसिस है। अब इसमें उत्तर कुमार जी के वकील जाएंगे, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि आपने जो ये एलिगेशन लगाए हैं इसका वजूद क्या है, या किसके सामने ये हुआ है, या किसके सामने कहा गया है। अगर SC/ST की बात है तो किसी के सामने उनको दर्शाना होगा, या डॉक्यूमेंट पे दर्शाना होगा, या उसके एविडेंस देने होंगे कि यहाँ पे उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द बोला। अगर रेप की बात हुई है तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बड़े बड़े डॉक्टरों की कमेटी बैठेगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें अपना रिपोर्ट लगाएगा कि सही में इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर माननीय ट्रायल कोर्ट यह पाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इस पूरे केस को ट्रायल कोर्ट ही खत्म कर देगी और इन्हें एक्विट कर देगी, और हो सकता है तो लड़की के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए चार्जेस बनाए और उन्हें जेल भी भेज सकती है। क्या अभी विक्टिम के पास कोई ऐसा चांस है कि हाई कोर्ट से बेल खारिज हो सकती है उत्तर कुमार? जी देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत ही अच्छी तरीके से यह साफ कर दिया है कि जब किसी को बेल मिलता है और ऐसे एलिगेशन हो कि वो जो बेल दिया गया है वो सही फैक्टों को जांच कर नहीं दिया गया है और किसी की बात को अनसुना किया गया है, तो वह उच्च न्यायालय में भी चैलेंज कर सकते हैं। और जब उच्च न्यायालय से खारिज हो तो उच्चतम न्यायालय में भी बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब यह दिखाया जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा इलीगैलिटी है, या किसी फैक्ट को नहीं सुना गया है, या किसी डॉक्यूमेंट को नहीं देखा गया है। जब कभी भी किसी को बेल मिलता है तो उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में उसका बेल को कैंसिल कराने का ग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, और अगर मजबूत ग्राउंड नहीं है तो वो बेल कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बेल स्टैच्यूटरी प्रोविजन है। और हमें CRPC की कई सारी धाराओं में ये कहा जाता है कि अगर आपको ऊपर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो नॉन बिलेबल ऑफेंस है कि बिलेबल ऑफेंस है, और अगर नॉन बिलेबल ऑफेंस है तो माननीय न्यायालय उसमें कब बेल देगी और कैसे बेल देगी। तो बेल को कैंसिल कराना प्रोविज़न तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कम मुद्दों में ऐसा हुआ है जब बेल कैंसिल होता है, क्योंकि जो भी ऑर्डर मैंने देखा है वो बहुत ही रीजन्ड ऑर्डर है और सारे पक्षों को ध्यान में रखकर, सारी फैक्ट को ध्यान में रखकर ये ऑर्डर दिया गया है। बहुत ही अच्छा ऑर्डर है जी। कल मैंने देखा कि 1 से 2 बजे के बीच में ये फैसला आ जाता है, लेकिन जज साहब उसको सुरक्षित रख लेते हैं और 6 घंटे बाद लगभग 6:45 बजे फिर उसको पता चलता है कि बेल मिल गई, सबको पता चलता है। तो ऐसा भी कोर्ट का होता है कि जज साहब
थोड़ा लेट कर देते हैं फैसले को सुरक्षित और रख के, जैसे शाम को बेल हुई है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, जमानत मिलना एक प्रक्रिया है। अभी जो जमानत मिली है अभी वो बाहर नहीं आएंगे। अभी इस जमानत के बाद 2 लाख रुपए का उनको बेल बॉन्ड भरने को कहा गया है, जो कि आज वो प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, फिर जाके जेलर को सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की दिखाएंगे, तब जेलर उन्हें वहां से रिलीज करेगा। तो मुझे लगता है कि सारा काम करते करते शाम 6 बजे तक उन्हें जिला कारागार से छोड़ दिया जाएगा। इसमें प्रक्रिया होती है, जब आपको जमानत मिलता है तो जमानत मिलने के बाद ये बेल बॉन्ड भरना होता है, क्योंकि जमानत की जो प्रक्रिया उसमें यह देखा जाता है कि जिसको जमानत दे रहे हैं उसका ये गारंटर कौन पड़ेगा कि कहीं ये भाग न जाए, कहीं जी जिसे जमानती कहते हैं आम भाषा में, कहीं ये भाग न जाए, कहीं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न करे, कहीं ऐसी चीजों को ना करे जिससे कि केस पर प्रभाव पड़े। तो इसलिए जमानती होते हैं और इस केस में 2 लाख का बेल बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जो कि नॉर्मली 25,000, 50,000 और बड़े बड़े ऑफेंसेस में 1 लाख तक होता है। इसमें 2 लाख का है क्योंकि इसमें रेप के भी चार्जेस हैं, इसमें SC/ST के भी चार्जेस हैं, इसलिए 2 लाख का बेल बॉन्ड भरने को कहा गया है। और अब माननीय न्यायालय ने तो इतना आसान प्रोसीजर कर दिया है कि वो बेल बॉन्ड 2 लाख की आदमी FD करा दे तो उससे भी भर सकता है। FD कराने से क्या होता है कि जब वो इसमें बेकसूर साबित होंगे तो वो 2 लाख की FD आगे चल के ज़्यादा पैसों में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका उन्हें बेनिफिट भी मिलता है। तो यह अभी प्रक्रिया है। और माननीय न्यायालय ने जो 6 बजे आदेश दिया या 6:45 बजे दिया, वो जब आदेश पास करते हैं, रिजर्व करते हैं, तो पूरे प्रोविज़न को पढ़ते हैं, फिर उसमें कई सारे कानून का जिक्र करते हैं और जिक्र करने के बाद प्रिंट होता है, टाइपिस्ट टाइप करता है, प्रिंट होता है और उसमें फिर मुहर साइन लगने के बाद ही आते हैं। तो वो नॉर्मली 6-7 बजे तक आ जाता है, क्योंकि कल एक बार उनकी बहस हुई थी और वो सुनने के बाद ही ये डिसीजन आया। SC/ST एक्ट काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी गंभीर भी है। अगर इसके ये चार्जेस गलत पाए जाते हैं, मतलब ये आरोप अगर गलत पाए जाते हैं, तो अभिनेत्री के खिलाफ में या जो विक्टिम है उसके खिलाफ में क्या एक्शन हो सकता है, क्या गुंजाइश बचती है? देखिए, जब आप सेक्शन 211 को देखेंगे IPC का, इंडियन पीनल कोड, तो उसमें साफ साफ कहा गया है, और यह जो नया कानून आया है BNS, उसमें सेक्शन 248 है और उसमें सभी ऑफेंसेस को कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा चार्ज लगाता है किसी के ऊपर जिसमें 7 साल तक की जेल है, तो उसमें कितने साल की उन्हें फॉल्स एलिगेशन लगाने की जेल होगी। SC/ST एक्ट का जो है इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो जब लड़की के ऊपर अगर ऐसा फॉल्स एलिगेशन पाया गया तो इसमें कम से कम उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि जो सेक्शन 248 है और 211 है IPC और BNS के जो धाराएं अभी आपस में बदल दी गई हैं, तो उन धाराओं में यह साफ साफ कहा जाता है कि रेप के चार्जेस में या जिस चार्ज में 10 साल से ऊपर की सजा है, उसका अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उस फॉल्स एलिगेशन के लिए उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी जिसने फॉल्स एलिगेशन लगाया। तो ये कहीं ना कहीं अब लड़की को जिम्मेदारी बन गई है ये प्रूव करना कि उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर यह प्रूव करने में वह सिद्ध नहीं होती हैं तो उन्हें भी माननीय न्यायालय जेल भेज सकता है। और यह प्रोविजन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोई मिसयूज न कर पाए। कई बार हम देखते हैं जब आपसी रंजिश होता है तो लोग ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं और उसका यह प्रभाव पड़ता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर केस लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा देता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता। इसीलिए यह सब प्रोविजन डाले गए हैं कि अगर यह पाया गया कि किसी ने गलत यूज किया है किसी एक्ट का, किसी लॉ का, तो उसे भी उस कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना होगा और उसे भी जेल जाना होगा। तो अब मतलब जैसे उत्तर कुमार बेल पे आज रिहा हो सकते हैं, शाम तक वो बाहर आ सकते हैं, तो उसके बाद में मतलब ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल मतलब कैसे चलेगा, तारीख दी जाएगी, तारीख के बाद फिर दोनों पक्ष आएंगे, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, अब इसमें 2 प्रोसीजर होंगे जी। एक तो लड़की जा सकती है उच्च न्यायालय, बेल कैंसलेशन का एक एप्लीकेशन फाइल करने। दूसरा जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ट्रायल होगा। तो जब ट्रायल होगा तो अब पहले तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होंगे कि इनके ऊपर जो FIR में चार्ज है क्या वही चार्जेस आगे बढ़ाया जाए या उसमें से कोई धारा ऐसी है जिसका कि कोई ग्राउंड नहीं बनता उसे कम किया जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि SC/ST एक्ट का धारा नहीं बन रहा है, तो पहले तो बहस इनके वकील इसी चीज पे करेंगे कि अगर SC/ST की धारा नहीं बन रही है तो इस धारा को हटाया जाए, क्योंकि जब SC/ST का धारा हट जाएगा तो यह जो ऑफेंस जो एलिगेशन लगाया गया है यह बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा जी, बेजान पड़ जाएगा।
तो जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होंगे तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगेगी और ये सब धाराएं हटाई जाएंगी। जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो उसके बाद एविडेंस का बारी आता है, तो उसमें लड़की का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट, और सबसे पहले लड़की का ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उनसे वो सारी बातें पूछी जाएंगी जो कहीं ना कहीं हमें चलचित्र के माध्यम से मूवीज़ में दिखाया भी जाता है कि आपके साथ अगर ऐसी घटना हुई तो कब हुई या किस डेट में हुई या कैसे हुई। तो ये सब सारी प्रक्रिया अब आने वाले दिनों में होनी है। लड़की अपने तरफ से जिसको भी चाहेगी उसको प्रोड्यूस भी कर सकती है माननीय न्यायालय में उनके वकील कि ये इनके लिए बयान देंगे या इनका ये कहना है या इनके फेवर में जो है वो ये है, और उत्तर कुमार जी भी अपने तरफ से लोगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि क्या एविडेंस है और क्या नहीं है। तो अब तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, हालांकि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है, लेकिन इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़मीनी स्तर पर वो उतर नहीं पाता और कम से कम 7-8 साल का समय इसमें बड़े आराम से लगेगा। तो मतलब कि अगर एक एक करके अगर चार्जेस हटते हैं तो एक ना एक दिन तो फिर उत्तर कुमार ऐसे बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। जी, इसीलिए तो इसमें एक्विटल का और कन्विक्शन का 2 रूल है। एक्विटल का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ चार्ज लगे और वो जब लास्ट में कोर्ट कंक्लूड करती है अपनी सारी प्रोसीजर को फॉलो करके कि क्या इनको सच में सज़ा देनी चाहिए या जेल भेजना चाहिए, तो जब एक्विट होते हैं तो उन्हें सज़ा से बरी कर दिया जाता है। हम सुनते हैं कि उनको सज़ा नहीं हुई या सज़ा से बरी हो गए। तो ऐसे मामलों में जब लास्ट में पूरी ट्रायल चलती है और किसी को एक्विट कर दिया जाता है तो वो एक्विटल भी आगे चल के चैलेंज हो सकता है, लेकिन फिर उसका बेल की तरह नियम हो जाएगा कि जैसे जिसको बेल मिल गया उसको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसका बेल कैंसिल करे, और जो एक्विट हो गया उसको भी कम चांसेस होते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उसको फिर से कन्विक्ट करे कि आप दोषी हैं। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर हम देखें कि ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें पूरा उम्र भी लग जाएगा, क्योंकि अभी 7-8 साल का समय ट्रायल कोर्ट में लगेगा। उसके बाद जब हाई कोर्ट में जाएगा तो वहाँ के लिए कोई फास्ट ट्रैक नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको इतने टाइम पीरियड में ही इस मामले को ख़त्म करना है, तो वहाँ लंबा समय लग जाएगा। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कितनी सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो अभी कोई बीच का रास्ता, कोई समझौते वाला भी है कि एक टेबल पर बैठ के बात कर ली जाए, समझौता कर लिया जाए, कोई ऐसा रास्ता बचा है अभी? देखिए, जो रेप के और SC/ST के ऑफेंस होते हैं वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह एक केस है, उसमें कहा गया है कि जब कोई रेप होता है तो वो रेप सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, वो पूरे समाज के खिलाफ होता है। ऐसे कोई भी ऑफेंसेस किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होते, वो पूरे समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और सच में जब ऐसी क्राइम होती है, हीनियस क्राइम होता है, क्योंकि जब हम निर्भया का केस देखेंगे तो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया था, क्योंकि वो जो भी था वो वास्तव में हुआ था ऐसा, और इसका जो मिसयूज होने लगा है इसीलिए लोगों को जोड़ नहीं पा रहा है। नहीं तो हर एक रेप केस बहुत ही मायने रखता है। तो जब कई सारे कानूनों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि रेप अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, तो इसमें एक पार्टी स्टेट भी होती है। तो अगर लड़की चाहेगी भी कि हम जाके इनसे बातचीत कर लें, सुलह कर लें, तो जब तक माननीय न्यायालय नहीं चाहेगा और राज्य सरकार के जो प्रोसिक्यूटर होंगे वो नहीं चाहेंगे, तब तक इस केस में सुलह नहीं हो सकता, क्योंकि अब मामला ट्रायल में है। और ट्रायल में हो सकता है कि लड़की यह जाके कह दे कि हमको परिवार वालों ने दबाव बनाया था ये केस करने के लिए, या कोई एक्टर पीछे से आपका जो दुश्मन था उसने दबाव बनाया था और हम बहकावे में आकर ऐसा आपके खिलाफ केस करा दिया, हम केस को वापस लेना चाहते हैं। तो उस मामले में भी माननीय न्यायालय देखेगा कि क्या यह केस ख़त्म कर देना चाहिए या इसको आगे बढ़ाना चाहिए, या ये लड़की जो बयान दे रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पैसे लेकर या सेटलमेंट करके, क्योंकि जब पैसे लेकर ऐसे केसेस सेटलमेंट होने लगेंगे तो इसका मिसयूज और भी बढ़ जाएगा। और ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि पहले लोग किसी बड़े एक्टर, किसी बड़े शख्सियत के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं और बाद में फिर सेटलमेंट कर लेते हैं और कोर्ट में जाके बयान देते थे। कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इनके सेटलमेंट को खारिज किया। लेकिन हाँ, यह भी सही है कि कोर्ट कभी नहीं चाहती कि उसकी यहाँ पेंडिंग लिटिगेशन ज़्यादा बढ़े। तो कई सारे मुकदमे में जब लड़की यह बयान करती है
कि हमसे ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में ये एफआईआर हो गया, हम नहीं करना चाहते हैं एफआईआर, तो माननीय न्यायालय वो पूरे एफआईआर को ख़त्म कर देती है और उस केस को ही ख़त्म कर देती है और उसमें एक रिपोर्ट लगा देती है कि दोनों पक्षों में या विटनेस हॉस्टाइल हो गई या फिर ऐसा हो गया, वो कर देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे विकास सिंह चंदेल जी, जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।